नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू द डे 16 180 डे टारगेट सीरीज का डे है आज 16। और भैया दिन है आज शुक्रवार। चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें बोर्ड मास रूल करोगे, बोर्ड मास, प्रायोरिटी, ब्रैकेट, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और सर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इंडिसेस बेसिक पढ़ोगे, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक वगैरह देखोगे। उसके बाद में टेबल 2 से 25 तक करोगे, स्क्वायर 1 से 40 तक करोगे, क्यू 1 से 35 तक करोगे, एडिशन 10 करोगे, मल्टीप्लाई 10 करोगे, डिवीजन 10 करोगे, फ्रैक्शन भिन्न भाई 10 करोगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट 15 करोगे, परसेंटेज फ्रैक्शन 20 तक करोगे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई साहब आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, फ्रैक्शन रूल याद करोगे, परसेंटेज शॉर्टकट अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद में मैं बताऊंगा आपको, तब लगाओगे, अभी नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन के बारे में पहले ही केवल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके आपको बंद कर देना है और फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। कितने, 5। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। डे 16 में फिर आ जाते हैं रीजनिंग क्लासिफिकेशन पार्ट 2 चल रहा है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं और व्यक्तियों या विचारों को उनकी समानताओं के और भिन्नताओं के आधार पर समूह या ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसमें देखो, चीज ये ध्यान रखोगे, समान गुण के आधार पर समूह बनता है और समूह के अंदर की वस्तुएं एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और समूह के बाहर की वस्तु अलग गुण रखती है, जो कि तुम्हारा ऑड वन आउट में आता है। अच्छा, इसमें दिए गए विकल्पों में से सही समूह चुनना या सही असंगत यानी ऑड वन आउट ढूंढना होता है। ये चीज मैं बता ही रहा हूँ। सबसे पहले सभी विकल्पों को ध्यान से देखना है, देखें कि किस गुण के आधार पर समूह बनाया जा सकता है। उसके बाद में जिस विकल्प में वह गुण नहीं पाया जाता वही असंगत यानी ऑड वन आउट होता है। कभी कभी एक से अधिक गुण हो सकते हैं, सभी गुणों को जांचें। उसके बाद में यदि संख्या, अक्षर, आकार, गुण, उपयोग, स्थान आदि से संबंधित प्रश्न हो तो उस आधार को पहचानें। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इनमें से असंगत यानी ऑड वन आउट चुनिए। शेर, चीता, गाय, बाघ। अब देखो, शेर, चीता, बाघ तीनों जंगली जानवर हैं, लेकिन गाय कैसा है, पालतू जानवर है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो गया कि गाय जो है वो पालतू है और बाकी जो 3 है वो जंगली जानवर हैं। ऐसे ही देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से असंगत यानी ऑड वन आउट चुनिए। त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयत। अब इसमें एक चीज समझो, जैसे त्रिभुज होता है, वर्ग और आयत, ये तीनों की भुजाएं सीधी होती हैं, लेकिन जो वृत्त होता है वो गोल होता है, तो इसमें भुजाएं भी नहीं होती हैं। तो उत्तर इसका क्या होगा, वृत्त। अच्छा, इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, गुणमेय के आधार पर, जैसे रंग, तो इसमें आकार, गुण या फिर आकृति बताएगा। उपयोग के आधार पर गृह उपयोग बता सकता है, कार्यालय उपयोग बता सकता है, खेल सामग्री से रिलेटेड और यातायात से संबंधित। स्थान के आधार पर तुम्हें शहर दे देगा, देश दे देगा, महाद्वीप दे देगा, दिशाएं दे देगा। संख्या क्रम के आधार पर सम संख्या दे देगा, विषम संख्या दे देगा, अभाज्य संख्या देगा, क्रमबद्ध संख्या दे देगा। और भैया अक्षर आधार पर पूछ लेगा, पद पर पूछ लेगा, दिवस आदि, माह, साल, कुछ भी बना करके दे सकता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। करेंसी दे देगा आपको किसी देश की, या किसी की कैपिटल पूछ लेगा, जो आउट ऑफ कंट्री है उनकी करेंसी है, कैपिटल है, या उनके बारे में कोई विशेषता है तो वो पूछ लेगा। तो ये रीजनिंग में है, तर्क से तुम्हें ध्यान देना है, मतलब तर्क लगाना है अपना। रीजनिंग का मतलब ये है कि कितना आप तर्क लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में चल रहा पास्ट परफेक्ट टेंस। भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मैंने करा दिया है। सारे बच्चे कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करो भाई साहब, उसके बाद ही अपने मतलब रिवीजन किया करो। साथ ही कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग उस कार्य के लिए होता है जो भूत, यानी जो पीछे, सॉरी, जो आगे आने वाला होता है। भूत होता है पीछे और भविष्य होता है आगे। तो भूत में किसी अन्य भूत कार्य से पहले पूरा हो चुका हो, ठीक है ना। जैसे पास्ट और प्रेजेंट को ऐसे समझोगे कि आप कोई काम करते आ रहे हो, ठीक है ना, तो वो काम करके आप फ्री हो गए और मान लो एक रात है तो तुम कहोगे हमने कल वो काम किया था, यानी पास्ट हो गया उसका। अब लेटर पास्ट यानी सिंपल पास्ट, पहला कार्य पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ, समझ में आया।
अच्छा, इसके स्ट्रक्चर सीधे से हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड, उसको हेडंट भी बोला जाता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में लगाओगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भैया मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसका चौथा रूल बताओगे। जैसे मेहमान के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क पूरा किया था, आई हैड कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। इसमें आफ्टर और बिफोर का भी ध्यान रखना है तुम्हें। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे तो वह पहले ही जा चुकी थी। कौन? वह, जाने दो जाने वाले को भैया। दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द बेल रिंग, यानी घंटी बजने से पहले उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया। He had never seen such a beautiful place before he visited मनाली। मनाली जाने से पहले उसने कभी इतना सुंदर नज़ारा यानी वो जगह नहीं देखी थी। सबसे मेन चीज़ क्या करना है, पहले आपको एक काम करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को ढंग से पढ़ना है। यदि दो भूतकाल वाले काम हों तो कार्य पहले हुआ होगा, उसे पास्ट परफेक्ट में ही लगेंगे। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका ट्रिक है, ध्यान रखना। पहचानने के संकेत हो सकते हैं जैसे बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, बाय द टाइम है, ऑलरेडी है, जस्ट नेवर, टिल व्हेन, नो सूनर देन, स्कारली व्हेन, ऐसे शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हो। फॉर्मूला समरी आपको मैंने बता दी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आई हैड डन माई वर्क, यानी कि मैंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया या कर लिया था। अच्छा, यूज कहाँ कहाँ करोगे इसका? जब किसी एक भूत कार्य के पहले दूसरे भूत कार्य को बताना हो, यानी जो आप कर रहे हो उससे पहले कोई काम कर चुको उसके बारे में बता रहे हो। किसी घटना के पहले की हुई तैयारी या कार्य बताने के लिए, किसी पछतावे अनुभव को बताने के लिए। मान लो कि मैंने एसएससी सीजीएल दिया 2025 और मैं हो गया फेल। अब मेरा कोई भाई बंधु मुझसे पूछता है कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था, तो मैं बताऊंगा भाई ऐसे 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 ऐसे, तो समझ लो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर भी मुझे ये चीज़ करनी है तो फिर मैं उसको फिर बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट हमेशा सिंपल पास्ट से पहले वाले कार्य के लिए होता है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। कीवर्ड तुम्हें मैंने बता ही दिए, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, बाय द टाइम है, ये सारे बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो भाई। दिए गए वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। 3 दिए हैं मैंने, तीनों के कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे। कसम खा लो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, वीडियो देख के तुम छोड़ देते हो ना कि पता नहीं किसकी है, ऐसे ही जाने दो। थोड़ा देखो, और तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि कुछ अलग से बोल रहा हूँ। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई साहब, बाकी दुनियादारी में क्या है वो तुम्हें जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद समझ में आएगी। उसके बाद में जीके जीएस में बायोलॉजी चैप्टर 3 स्टार्ट करा दिया, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। वर्गीकरण स्टार्ट करा दिया भाई। बायोलॉजी के अंदर में वर्गीकरण क्या होता है, जीवों की विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें समूह यानी ग्रुपों में बांट दिया। इन्हीं ग्रुप समूहों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। यानी मान लो आप एक क्लास में 50 बच्चे हो और मैडम ने कराया कोई कंपटीशन, तो अब उसमें बनेंगे भाई साहब ग्रुप। तो मान लो एक रो में बच्चे हैं 20, यानी एक रूम में बच्चे हैं 50, ठीक है, उसमें रो हैं 5, तो एक रो में 10-10 का बनेगा। तो मैम बताएगी ए ग्रुप में 10 बच्चे, बी ग्रुप में 10 बच्चे, सी ग्रुप में 10 बच्चे, ऐसे करके वो डिवाइड कर देंगी। तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण यानी डिवाइड करना। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, जीवों की पहचान करना आसान हो जाता है भैया, जीवों के अध्ययन को सरल बनाना आसान, उसको यानी पढ़ना आसान हो जाता है, उनको समझना आसान हो जाता है। जीवों के बीच जो संबंध होते हैं यानी रिलेशनशिप होता है उसको जानना, रिलेशनशिप। नए जीवों का नामकरण करना और ज्ञान का विस्तार और संरक्षण करना। वर्गीकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं? आकृति विज्ञान हो सकती है, मॉर्फोलॉजी, आकार व संरचना के आधार पर। आनुवांशिकता होता है जेनेटिक्स यानी गुणसूत्र डीएनए आरएनए के आधार पर। भ्रूण विज्ञान हो सकता है यानी एम्ब्रोलॉजी यानी भ्रूण के विकास के आधार पर। शारीरिकी यानी फिजियोलॉजी या शरीर क्रियाओं के आधार पर, जो शारीरिक क्रिया होती है उनके आधार पर। जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल, जो प्रोटीन एंजाइम रसायनों के आधार पर होता है। अच्छा, वर्गीकरण की श्रेणियां देख लो भाई साहब। किंगडम यानी सभी जीवों का सबसे बड़ा समूह, ठीक है। उसके बाद में फाइलम यानी संघ,
किंगडम के बाद अगली श्रेणी होती है, उसके बाद आ जाती है क्लास। फाइलम के बाद ऑर्डर होता है, वो भी फाइलम के बाद। फैमिली होती है ऑर्डर के बाद, और जीनस होते हैं तुम्हारे फैमिली के बाद। और स्पीसीज यानी जो जाति होती है सबसे छोटी श्रेणी समान गुण वाले जीव। किंग फिलिप, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। किंग फिलिप केम अवर फॉर गुड सूप। किंग से क्या हो गया किंगडम, फिलिप से क्या हो गया फाइलम, और केम से क्या हो गया क्लास, अवर से क्या हो गया ऑर्डर, फोर से क्या हो गया फैमिली, गुड से क्या हो गया भैया जीनस। अच्छा, और सूप से क्या हो गया स्पीसीज। यानी जीनस फिर स्पीसीज को सब मिलकर वैज्ञानिक बायो न्यूमेनिकल्चर बनाते हैं। उदाहरण जैसे हेमो सेपियंस यानी जो मनुष्य है, जो प्राणी है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण देख लो। मनुष्य एनिमिलिया, क्रोडेटा, ममेलिया, पेरीमेट्स, हेमोनिडेट, हेमो और हेमोसेपियंस। और गाय को क्या बोला जाता है एनिमलिया, कैरोडेटा, मैमल्स, आर्टियो आर्टियोडेक्टाइला, बाइबोडिया, बोस टूरियस। अब आम प्लांटे, मैंग्लोफाइटा। उसके बाद में बोला जाता है मैंग्लो स्पीडा, सेपिनेडल्स, एनरकेडिसेस, मैंगीफेरा और मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद आ जाता है गेहूँ, गेहूँ की प्लांटी। उसके बाद में आता है मैंग्लोफाइटा, लिलियोस्पिडा, पोल्स, पोइसेस, ट्रिक्टम, ट्रिक्टम एस्टिव। अब देखो इसमें एक चीज़ और, वर्गीकरण का जनक किसको बोला जाता है अरस्तु को ही बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस हैं। लीनियस ने अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा में वर्गीकरण इसमें दिया था, ये इनकी पुस्तक है। द्विनाम नामकरण पद्धति जिसे बोला जाता है बायोनोमियल न्यूमैन कल्चर, यानी लीनियस ने ही इसको लिखा था। 5 राज्य वर्गीकरण R.H. विटकर, और 3 डोमेन प्रणाली कार्ल सूज ने दिया था। कुल कितने किंगडम थे 5, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। वर्गीकरण का लक्ष्य क्या होता है समान जीवों के समूह बांटना। मुख्य श्रेणियां 7 हैं किंगडम से स्पाइसीज तक यानी प्रजाति तक, और जीनस प्लस स्पीसीज जो होते वैज्ञानिक नाम है। प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित प्राकृतिक वर्गीकरण है। लीनियस द्विनाम नामकरण है। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हो गया तुम्हारा डे 16 का टारगेट। सारे भाई बंधु कंप्लीट करेंगे। और द जाट SSC टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे तुम्हारे लिए हेल्प ही हो रही है भाई साहब। जितना तुम लेट करोगे तुम्हारे लिए डिले करोगे, जितने आलसी बनोगे ना, सोते सोते पड़े रहते हो, फ़ोन चला रहे हो, रील देख रहे हो भाई साहब, रील में पता ही नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो कसम ले लो, जो भी जिस दिन से जुड़ रहा है, जो वीडियो देख रहा है भाई साहब, लौट के नहीं जाएगा। उसको पढ़ना ही पढ़ना है। भले ही मेरे टारगेट को पूरा करे ना करे, लेकिन अपना एक निश्चित प्रण ले ले कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे को घंटे 2 घंटे 3 घंटे से मतलब नहीं है, या तो मैं घंटा लगा के नहीं पढ़ना है। बस ये है कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। वो कितने टाइम में हो रहा है उतना देखो, जितना कर पा रहे हो उतना खींचते रहो। पढ़ाई के लिए भाई हैबिट बनाओ, सेम टाइम पे अपने पढ़ाई स्टडी रूटीन फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि तुम कभी 3 बजे पढ़ रहे हो, कभी 5 बजे पढ़ रहे हो, कभी रात में पढ़ रहे हो, कभी दिन में पढ़ रहे हो। अगर रात में पढ़ सकते हो तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ सकते हो तो दिन में पढ़ो, ठीक है, लेकिन सेम टाइम फॉलो करो। उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट बनाओ, जिससे तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहे। जल्दी भूल रहे हो तो 24 घंटे में रिवाइज करो, थोड़ा टाइम लग रहा है तो 7 दिन में रिवाइज कर लो, या करो एक बार रिवाइज। जब तक रिवाइज नहीं करोगे भूलते रहोगे, यही समस्या आगे बनी रहेगी। फॉलो करो, आगे बढ़ोगे, पीछे से भूल जाओगे। इसलिए हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करना है सारी चीज़ों का। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका आप टाइप बाय रिवीजन कर लो या 5-5 क्वेश्चन से रिवाइज कर लो, लेकिन कर लो। कॉन्सेप्ट रिवीजन करते रहोगे तो सवाल बनाने में तो आसानी हो जाएगी। नहीं करोगे तो भैया फिर आगे से फिर दोबारा से तुम्हारे सामने वही फेस करना पड़ेगा। एग्जाम में जाके बैठोगे वाला क्वेश्चन तो आता है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा, इसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर देना,
और जितने मैंने क्वेश्चन बताए इन सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। कोशिश किया करो देने की, नहीं दे पाते तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया करो, जिससे कि तुम्हारी समझ बढ़ेगी, उससे कोई लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बेनिफिट या ज्ञान ही बढ़ेगा।